हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ओलिक्स। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन है। डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम वीके सिंह है। टोटल 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, और कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाया हुआ है, लाइक बंसल क्लासेज एंड रेजिडेंस। ईयर 1999 मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था। तब मेरी रैंक 1265 थी, और सेम ईयर मैंने आईआईटी रुड़की का तब अलग से एग्ज़ाम होता था, और तब वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ करती थी, तो उसका एग्ज़ाम आरई के नाम से होता था, REE, जिसमें मेरी रैंक 18th थी। आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। इंस्टाग्राम पे @physicsolics_प्रतीक ये हमारी आईडी है, इसको फॉलो कीजिए। आपकी जो भी क्वारीज होती हैं नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड या फिर फिजिक्सोलिक्स से रिलेटेड, उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाता है। टेलीग्राम पे हमारे दो चैनल है, @NEET_physics और @IITJEE_physics। अगर आप मेडिकल के हैं तो नीट वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो IITJEE वाले को ज्वाइन कीजिए। physicsolics.com ये हमारा अपना वेबसाइट है, जिस पे हमारा सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको प्रतीक सर से ऑनलाइन पढ़ना है तो अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। इन सारे साइट्स के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये 12 ओम है, ठीक। और उससे हमने ये रिंग बना दी है, और रिंग का रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट्स हैं, आपसे कह रहा है कि इसके बीच में, यानी ए और बी के बिटवीन, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक। ये जो 10 सेंटीमीटर है मैं मीटर में चेंज कर लेता हूं, 0.1 मीटर हो गया। अब ये जो ऊपर का हाफ वायर है इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो सेमी सर्किल की लेंथ होती है पाई आर, तो 0.1 पाई इसकी लेंथ हो गई, L = 0.1 पाई, ठीक। और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो गया केवल ऊपर वाले वायर का, वो हो जाएगा 12 × 0.1 पाई, यानी इसका रेजिस्टेंस हो गया 1.2 पाई, ठीक। सिमिलरली जो लोअर हाफ है इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.2 पाई। अब इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, ठीक। तो अगर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं और पैरेलल में है तो इफेक्टिव हो जाता है R/2। n इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है, सबका रेजिस्टेंस R है, तो इफेक्टिव हो जाता है R/n। तो यहाँ आप सीधे इसको देख के बता सकते हो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 0.6 पाई हो जाएगा, यानी A इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a wire of uniform cross section A, length L and resistance R is bent into complete circle, तो R रेजिस्टेंस का वायर है जिसको आपने सर्किल बना दिया, ठीक। रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, और अब ये दो पॉइंट्स हमने चूज कर लिया जिसके बीच हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो पूरा वायर था उसका रेजिस्टेंस R था, तो ये जो अपर हाफ है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, और सिमिलरली नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा R/2। अब ये R/2 और R/2 पैरेलल में है, तो मैंने बताया अगर इक्वल रेजिस्टेंस n रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो इफेक्टिव R/n हो जाता है, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं। 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो इफेक्टिव 1 का हाफ हो जाएगा, यानी R/4। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो रहा है? R/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ रेजिस्टेंस R व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R। तो ये जो कैपिटल R है, इसने कहा कि n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, कितने के? R के।
तो जब पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, R बाई एन। तो जो कैपिटल R लिखा है ये एक्चुअली R बाई एन, ये रिलेशन हो गया इसमें। ठीक, अब क्या कह रहा है, इफ दीज रेजिस्टेंसेज वर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज को सीरीज में कनेक्ट करते हो, ठीक है ना, और सबका रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r है, तो इफेक्टिव स्मॉल r प्लस स्मॉल r अप टू n टाइम्स, तो ये n टाइम्स स्मॉल r हो जाएगा। तो आपका जो रेजिस्टेंस सीरीज में आएगा इफेक्टिव, ये हो जाएगा n इंटू स्मॉल r। ठीक, लेकिन आंसर आपको कैपिटल R के टर्म में गिवन है, तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू उठाओ, स्मॉल r कितना हो गया, n कैपिटल R, और यहां पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर कैपिटल R। तो आपका आंसर होगा n स्क्वायर कैपिटल R यानी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ द सेम मेटल हैव सेम लेंथ, ओके, बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन रेशियो 3:1। अब देखो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन ए, यानी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो पहले वाले का जो एरिया है ये 3 टाइम्स है, तो रेजिस्टेंस दूसरे वाले का 3 टाइम्स हो जाएगा। अब पहले वाले का रेजिस्टेंस उसने कहा है 10 ओम है, यानी ये जो 3 वाला है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो जिसका एरिया 1 है वो 30 ओम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो एक 10 ओम और एक 30 ओम, और दोनों को अब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा 40 ओम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स इज। ओके, तो एक ट्रायंगल है जिसमें हर साइड पे आपने 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, और ये भी 4 ओम। ठीक, करेक्ट रेजिस्टेंसेस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स इज, कोई भी 2 टर्मिनल चूज कर लो, तो एक ये चूज कर लिया और एक ये चूज कर लिया। ठीक, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहां पर देखो ये दोनों सीरीज में है, 4 और 4, इफेक्टिव कितना हो गया 8, और अब ये जो पूरा 8 है इस 4 के साथ पैरेलल में है, तो इफेक्टिव हो जाएगा R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 8 इंटू 4 अपॉन 12, 4 3 जा 8/3, यानी डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given several identical resistances each of value 10 ohm and the each capable of carrying maximum current 1 ampere। चलो ठीक है, it is required to make a suitable combination of these resistances of 5 ohm which can carry 4 ampere। एक रेजिस्टेंस से कितने एम्पियर करंट जा रही है, ज्यादा से ज्यादा 1 एम्पियर, और आपको पास कितनी करनी है 4 एम्पियर। ठीक, तो ये मान लो करंट इस वायर में आ रही है, और ये करंट कितनी आ रही है, हमें 4 एम्पियर की आ रही है, और आगे हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस है जिससे हमें पास कराना है। तो 4 एम्पियर को हम 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे, सबसे 1 एम्पियर चला जाएगा। तो हमने क्या किया, 4 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दिया, जो हमें गिवन है ना, ऐसे 4 को हमने पैरेलल में लगा दिया। ठीक, और सबसे कितनी करंट चली गई 1 एम्पियर, और ये झेल भी सकते हैं 1 एम्पियर ही, इनकी कैपेबिलिटी 1 एम्पियर की ही है। ठीक, लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक का रेजिस्टेंस 10 ओम है और आपने ऐसे 4 को पैरेलल में लगा दिया, तो 10/4 यानी 2.5 ओम, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। जबकि आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए पूरे 5 ओम, 2.5 नहीं। ठीक, तो आप क्या करो, इसके आगे फिर एक और ऐसा ही 4 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन लगा दो। अब इस पूरे को देखो, तो इसका इफेक्टिव कितना हो गया, इसका इफेक्टिव हो जाएगा पूरा 5 ओम। ठीक, और करंट हमने कितनी पास करा दी 4 एम्पियर, कितने रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ी 8। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट,
and equal resistors are first connected in series and then connected in parallel. What is the ratio of maximum to minimum resistance? मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगा? तो देखो केवल सीरीज पैरेलल की बात नहीं, आप जानते हो अगर आपके पास काफी रेजिस्टेंसेज हैं तो सीरीज पैरेलल के अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक, जो आप पढ़ते नहीं हो, उटपटांग कॉम्बिनेशन, उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना। जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं उनमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस तब आता है जब सबको सीरीज में लगाओगे, और सबसे कम रेजिस्टेंस तब आता है जब सबको पैरेलल में लगाओगे, ठीक। तो अगर आपको कह देता है ये 50 रेजिस्टेंस भी है और आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सबको सीरीज में लगाओ, और अगर मिनिमम चाहिए तो सबको पैरेलल में लगाओ। अब यहां पर इसने कहा है खैर मैक्सिमम टू मिनिमम, तो मैक्सिमम कब होगा? जब आप सीरीज में लगाओगे, और एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सब मान लो स्मॉल आर के हैं तो सबको सीरीज में लगाओगे तो ये हो जाएगा एन आर। और मिनिमम कब होगा? जब पैरेलल में लगाओगे, ठीक। और तब कितना हो जाएगा? तो आपको बताया था कि अगर एन आइडेंटिकल को पैरेलल में लगाते हो तो आर बाई एन हो जाता है, तो आर और आर कैंसिल, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आइडेंटिकल वायर्स ईच हैविंग ए रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबका रेजिस्टेंस 1 है और टोटल 10 है, तो इफेक्टिव कितना हो गया? 1/10 ओम। द कॉम्बिनेशन विल हैव ए रेजिस्टेंस, ओके 1/10 यानी 0.1 ओम, ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट एज शोन इन फिगर। चलो यहां देखो, ये जब 3 वोल्ट आपने लगाया है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज 3 वोल्ट है कि नहीं, क्योंकि इनके बीच में केवल ये बैटरी लगी हुई है। अब इस 2 ओम को देखो, इसमें कितनी करंट जाएगी? 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस, तो 3/2 यानी 1.5 एम्पियर इधर से जानी है, ठीक। अब इस साइड को देखो, ये तीनों सीरीज में है और इनका इफेक्टिव है 6 ओम, और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 3 ओम है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी? 3/6 यानी 0.5 एम्पियर। उधर 0.5 गई, नीचे 1.5 गई, तो इसमें कितनी चली जाएगी? ये हो जाएगी 2 एम्पियर। ये एक तरीका हो गया करने का। दूसरा तरीका है कि आप पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। ये तीनों सीरीज में इफेक्टिव हो गया 6, ये 6 इस 2 के साथ पैरेलल में, तो इफेक्टिव हो जाएगा 2 × 6/6 + 2 यानी 8, 2 से ये गया 4, फिर ये 2 और ये 3 यानी 3/2, तो पूरा आर इफेक्टिव हो गया 3/2। तो करंट कितनी चलेगी? वोल्टेज अपॉन आर इफेक्टिव, तो 3/3/2 यानी 2 एम्पियर। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर लो इसे। तो राइट आंसर हो गया 2 एम्पियर, यानी डी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए ये रहा, बी वो रहा। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। देखो जब सर्किट में आपको तमाम रेजिस्टेंस दिखे तो आप सबसे पहले देखो कोई सीरीज या पैरेलल में दिख रहा क्या। खैर ये काफी सिंपल है, आपको ये और ये पैरेलल में दिख रहे हैं। 4 और 4 आइडेंटिकल है, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 2, ठीक। और ये 2 की जगह जब केवल एक रेजिस्टेंस लगाओगे 2 का, तब ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 2 ओम, ये इन दोनों का इफेक्टिव 2 ओम, और ये R4 यानी 2 ओम, ये पॉइंट ए और ये बी, तो जो आर इफेक्टिव हो जाएगा वो 6 ओम हो जाएगा। राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे 5 रेजिस्टेंसेस गिवन है और आपसे कह रहा है एक्स और वाई। ये जब आपसे कहता है ना कि इन 2 पॉइंट्स के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, ये 2 पॉइंट कौन से होते हैं? ये वो 2 पॉइंट्स होते हैं जहां से करंट आएगी और जाएगी। तो अगर आपको कभी ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, इन दोनों से ऐसे वायर निकाल दो, आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। करंट यहां से आएगी और इन रेजिस्टेंसेस में घूम फिर के वहां से निकल जाएगी, या फिर इसका ठीक उल्टा होगा, वहां से आएगी यहां से निकल जाएगी, ठीक। बाकी जो आपको जेड और टी लिख रखा है वो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैंने इसे कट कर दिया। केवल इन दोनों को देखो, यहां से करंट जानी है, ठीक। अब देखो जरा इस 3 को और 7 को, ये सीरीज में है और इन दोनों का इफेक्टिव कितना हो जाएगा? सीरीज में है 7 + 3 10, ये 10 और ये 10 पैरेलल में है। जब इन दोनों की जगह केवल एक लगा दोगे यहां पे, तो इधर से भी इससे टच कर रहा, इधर से भी टच कर रहा, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। 10 और 10 पैरेलल में, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 5। अब मैं एक बार जरा इसको बना लेता हूं यहां पर।
ये x और ये y, ये सबसे नीचे वाला 10 ओम, ये वर्टिकल वाला 5 ओम, और बाकी इन तीनों का रेजिस्टेंस इफेक्टिव ये यहां पर लग गया, ये हो गया 5 ओम। ठीक, अब देखिए फिर से, ये 5 और ये 5 सीरीज में है तो इनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा 10, और ये पूरा 10 इस 10 के पैरेलल में है तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा 5। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेजिस्टेंस आर। इस रिंग का टोटल रेजिस्टेंस आर है, ठीक, और ए सी बी, सी ये सेंटर है और इसमें दो पॉइंट्स हैं ए और बी जिनके बीच का एंगल है थीटा। आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, तो ए और बी वो पॉइंट्स हैं जहां से ऐसे करंट आएगी और जाएगी। तो अब यहां देख सकते हो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका जो भी रेजिस्टेंस है, इसका जो भी रेजिस्टेंस है, ये आपस में पैरेलल में है। ठीक, तो हमें दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है, फिर इफेक्टिव निकाल लेना है। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा टोटल का रेजिस्टेंस आर था, ठीक, तो रेजिस्टेंस तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना। टोटल का रेजिस्टेंस अगर आर था तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो टोटल लेंथ कितनी थी 2 पाई, और ए रेडियस मान लो इसका ए है तो r अपॉन 2 पाई है। ठीक, तो नीचे वाले की लेंथ कितनी है, अगर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले का रेजिस्टेंस आ जाएगा, और थीटा का एंगल है तो ये जो लेंथ है ये होगी a इंटू थीटा, तो इंटू a इंटू थीटा। ये हमने निकाला रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया, a और a का कैंसिलेशन हो गया, तो नीचे वाला रेजिस्टेंस आया r थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस निकालना हो तो इस एंगल को देखो, ये एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, तो ऊपर वाली की लेंथ हो जाएगी a इंटू 2 पाई माइनस थीटा, तो जहां थीटा है ना वहीं पे आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ये टू रेजिस्टेंसेस है जो पैरेलल में है। ठीक, तो इफेक्टिव हम निकाल लेते हैं, 1 अपॉन आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई R1 यानी 2 पाई अपॉन आर थीटा प्लस 1 अपॉन R2 यानी 2 पाई अपॉन आर 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू, नीचे से आर थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा कर दिया, ऊपर से हमने 2 पाई पहले ही कॉमन लेकर के बाहर कर दिया ऐसे। ठीक, और अब आर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा, और इसका इन्वर्स कर दो तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए आर इफेक्टिव। तो आर थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कहा है कि 2, 4 और 6 एस आर द कंडक्टेंस ऑफ 3 कंडक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, और रेजिस्टेंस के ही इनवर्स को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, यानी ये जो 1 अपॉन R3 लिखा है ना ये कंडक्टेंस ऑफ थर्ड है, 1 अपॉन आर इफेक्टिव ये इफेक्टिव कंडक्टेंस है। ठीक, तो एस इफेक्टिव ये कितना हो जाएगा, पहले का कंडक्टेंस 2, दूसरे का कंडक्टेंस 4 और तीसरे का कंडक्टेंस 6 यानी 12, तो राइट आंसर हो जाएगा 12s, ए राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपसे कहा 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलो मैं दो मेटल वायर्स को ऐसे आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं यानी लेंथ भी सेम और एरिया भी सेम, ऐसे हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनकी कंडक्टिविटी है, ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2। कह रहा इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इफेक्टिव का मतलब क्या है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट की जगह हमें एक ही वायर लगाना है, इतना बड़ा सेम सिग्मा का। ठीक, लेंथ कितनी हो गई इसकी 2L और एरिया A, जो रेजिस्टेंस उसका है वही रेजिस्टेंस इसका भी हो।
ठीक, ओके। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, और रो मतलब 1/सिग्मा, तो एल अपॉन सिग्मा ए। तो आर इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला लगाते हैं। आर यानी इसका इफेक्टिव का, ठीक, इफेक्टिव का लेंथ कितना है 2L, सिग्मा सिग्मा, एरिया ए। R1 यानी इसका रेजिस्टेंस कितना L अपॉन सिग्मा ए, प्लस सिग्मा नहीं सिग्मा 1, दूसरे वाले का L अपॉन सिग्मा 2A। L अपॉन ए तीनों से कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन सिग्मा, ये हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो सिग्मा आ जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, तो ये इफेक्टिव का मीनिंग है, इसको ध्यान रखना कैसे इफेक्टिव निकालते हैं। ये चीज आपको थर्मल कंडक्टिविटी में भी इफेक्टिव कंडक्टेंस निकलवा देता है इसी तरीके से। तो याद रखने की चीज है इफेक्टिव का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन में देखो, इसने कहा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, यानी करंट ए से आएगी और डी से निकलेगी इस तरीके से। ठीक, तो वो बी की करंट तो कहीं जा ही नहीं रही है, वो तो कहीं कनेक्टेड ही नहीं है, तो एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस है ये बेकार है, इसमें करंट नहीं जाएगी, और ये जो है ये भी बेकार है, इसमें करंट नहीं जाएगी। ठीक है ना। अब बचा क्या बीच में, अब जब उधर करंट जा ही नहीं रही है तो उसको भूल जाओ, वो है ही नहीं, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और ये दोनों भी सीरीज में, 10 और 10 सीरीज में 20, इन दोनों का 20, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20, 20 20 पैरेलल में, तो इफेक्टिव 10। अब इस पूरे की जगह जब आप 10 लगाओगे एक ही रेजिस्टेंस, तो ये 10 और ये 10 तीनों सीरीज में, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा 30, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 ओम, यानी सी राइट आंसर होगा। अब लेडर प्रॉब्लम देखते हैं। यहां देखो, इसको हम लेडर कहते हैं 111, ये एक स्टेप हो गया, फिर 111 सेकंड स्टेप, और ऐसे ही इसमें कितने स्टेप हैं, इंफिनिटी स्टेप्स हैं। ठीक, आपसे कह रहा कि ए बी के आगे ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसका इफेक्टिव कितना है। ठीक है, तो मान लो कि जो आर ए बी है इसकी वैल्यू आर है जो हमें फाइंड करनी है। ठीक, क्या दिख रहा है मुझे, ए बी पे खड़े होकर के देखता हूं तो आगे 111 एक ब्रांच, फिर 111 दूसरी ब्रांच, ऐसे कितने दिख रहे हैं इंफिनिटी तक, ऐसा ही दिख रहा है। चलो अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के पीछे जो कुछ भी है इसे भूल जाओ और केवल इसके आगे देखो, फिर क्या दिख रहा है 111 111, और ऐसे ही कहां तक दिखेगा इंफिनिटी तक। अब जैसे 111 111 111 इंफिनिटी तक होता है तो इफेक्टिव कितना होता है आर होता है ना। तो अगर इस दोनों पॉइंट्स के आगे भी आपको सेम चीज दिख रही है तो इसके आगे जो कुछ भी लगा हुआ है उसका इफेक्टिव कितना होगा, वो भी आर ही होगा। तो मैं क्या करता हूं कि इसके आगे जो कुछ भी लगा उसे हटा देता हूं और केवल यही आर का रेजिस्टेंस लगा देता हूं। ठीक, और मैंने अब इसे फिर से बना दिया, यहां देखो ये 1 ये 1 ये 1, पहली ब्रांच ए और ये बी, इस पॉइंट को चलो मैं सी और डी लिख देता हूं, तो सी और डी के आगे जो कुछ है उसका इफेक्टिव भी कितना है, वो आर ही है। अगर ए बी के आगे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर है तो सी डी के आगे का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर है। अब ये हो गया 1 ये 1 ये 1, और इसके आगे जो कुछ भी था मैंने उसे हटाया और केवल एक लगा दिया, कितना आर। ठीक, अब देखो जरा ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इफेक्टिव कितना हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी R अपॉन R प्लस 1, और इन दोनों का जो इफेक्टिव है वो इन दोनों के साथ सीरीज में हो गया, तो +1 ये ए बी के आगे का टोटल रेजिस्टेंस हो गया, और हमें पता है कि ये भी कितना है R है, तो दिस इक्वल टू R। ठीक, तो इक्वेशन आ गई यहां से R अपॉन R प्लस 1 इक्वल टू R माइनस 2, और यहां स्पेस नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। R अपॉन R प्लस 1
इक्वल टू आर माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू आर माइनस टू। ठीक, अब इसमें ये आर और आर तो कैंसिल हो गए, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक, तो अब आर को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे आंसर क्या दिए हैं। ठीक है, आर इक्वल टू माइनस बी यानी 2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac तो प्लस 8 अपॉन 2a यानी 2, तो आएगा 2 प्लस रूट 12 अपॉन 2 या फिर 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 यानी रूट 3 प्लस 1। ठीक, तो राइट आंसर हो गया इसका रूट 3 प्लस 1 यानी सी। सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज के, चलो देखते हैं। आपसे कह रहे थे रेजिस्टेंसेज ऑफ द 4 आर्म्स पी क्यू आर एंड एस इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज आर 10, 30, 30 एंड 90। ओके, तो ये 4 आर्म्स हो गए, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, ये ए और बी, ये वाला है 10, ये है 30 और ये वाला है 30 और ये वाला है 90। रेशियो अगर देख लो तो ऊपर भी 1/3 नीचे भी 1/3, ये बैलेंस्ड है। अब कह रहे थे ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल आर 7 वोल्ट एंड 5 ओम। तो यहां से हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से जो 7 वोल्ट का है, सॉरी सेल लगा दिया, और इसका रेजिस्टेंस 5 ओम का है। ठीक, और 50 ओम का गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर R5 की जगह लगता है, तो यहां पर एक्चुअली गैल्वेनोमीटर है जो कि 50 ओम का है। ठीक, क्या कह रहा है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज। अब यहां पर देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है जब ये बैलेंस्ड है तो ये तो बेकार है, इसमें कुछ जाएगा ही नहीं। अब 30 और 10 40 ये दोनों सीरीज में हो गया, 90 और 30 ये भी सीरीज में, तो 120। तो ये 40 और ये 120 पैरेलल में, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा 40 इंटू 120 अपॉन 160 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे ये गया 4, 4 से ये गया 30, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका हो गया 30 ओम, लेकिन इस 30 के ये 5 फिर सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 35 ओम और वोल्टेज कितना है 7 वोल्ट। तो करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 1/5 यानी 0.2 एम्पियर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर ईच ऑफ 2 ओम एंड एन एनरोड रेजिस्टेंस एस। तो चलो यहां पर ही देख लो, यहां लगा है 2 ओम पी, यहां 2 ओम क्यू, यहां पर 2 ओम आर, और यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, एस जिसको कह रहा है, तो चलो इसे एस लिख दिया मैंने। अब क्या कह रहा है, व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू एस, तो इसके पैरेलल में यहां पर हमने लगा दिया 6 ओम। इसने कहा ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ठीक, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस टोटल, ये हो जाता है। तो भाई ऊपर का रेशियो तो 1 है, तो नीचे का भी 1 होना चाहिए, यानी इसका इफेक्टिव भी कितना होना चाहिए 2। अब 6 और s का इफेक्टिव 6s अपॉन 6 प्लस s, इसकी वैल्यू 2 है, 2 से ये गया 3, तो 3s इक्वल टू 6 प्लस s, तो 2s इक्वल टू 6, s इक्वल टू आ जाएगा 3 ओम। तो हमारा राइट आंसर हो गया कि जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है ये 3 ओम का है, बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपसे कहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी ए और बी के बीच में लगा दी है। ठीक, तो इधर से कितनी करंट जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को देखिए 5 रेजिस्टेंसेज हैं, और जब भी 5 रेजिस्टेंसेज है तो एक बार आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि हो सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज है। चेक करते हैं, देखो रेजिस्टेंस में ये चीज या कॉम्बिनेशन में ये चीज मायने नहीं रखती कि उसकी शक्ल कैसी दिख रही है, ये मायने रखता है कि कौन सा वायर कहां से जुड़ा है। ठीक,
अगर ज्वाइंट वैसा ही है और तब आप सर्किट को थोड़ा हिला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल को चलो ऐसे ही बना देता हूं। यहां पर मैंने बनाया ऐसे, ठीक, ये रेजिस्टेंस R, ये बेस वाला R और ये वाला R। ये जो B पॉइंट है इसको पकड़ के बाहर ले जाता हूं तो ये हो गया B, ठीक। ये C वाला पॉइंट है और ये D का है, और अंदर जो ये A है इसको पकड़ के बाहर ले जाता हूं तो ये ऐसे बन जाएगा, ये R और ये R और ये हो गया A। अब क्लियर दिख रहा होगा कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है वो भी बैलेंस्ड है। ये जो CD के बीच में R लगा हुआ है ना, ये बेकार है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक। अब हमसे कहा क्या है यहाँ पे, AFCEB, तो A ये F है, C ये पॉइंट E है, B यानी इधर से कितनी करंट जा रही है, ठीक। और बैटरी इसने यहां पर लगा दी है ऐसे 4 वोल्ट की, 4V की, ठीक। तो ये जो 4V है ये तो F और इसके बीच का वोल्टेज हो गया ना, ठीक। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज अगर 4V है और इन दो पॉइंट्स का केवल ऊपर का रेजिस्टेंस देख लो तो 2R है, तो इसमें जो करंट जाएगी ये हो जाएगी 4V/2R यानी 2V/R। नीचे वाले में भी इतनी ही जाएगी 2V/R, तो हमारा आंसर होगा 2V/R यानी D। Next question, in a Wheatstone bridge all the 4 arms have equal resistance R if the resistance of the galvanometer arm is also R। तो फिर से वही कह रहा भाई, ये किया, ये बीच में गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। आपसे पूछा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाला गैल्वेनोमीटर आप हटा सकते हो, और उसको हटाने के बाद क्या हो जाएगा, तो R5 को जब आप हटा देते हो तो ये R और ये R सीरीज में, ये R और ये R सीरीज में, तो इसका इफेक्टिव 2R, ये 2R, 2R 2R पैरेलल में, तो इफेक्टिव कितना आ जाएगा R। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इसका R, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड्स इज 10 ओम इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज आल्सो 10 ओम देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज। तो अगर चारों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक, मान लो सब RR के हैं, तो लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा कि इफेक्टिव फिर R ही आ जाता है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, यहाँ पे 10 ओम के हैं तो इफेक्टिव कितना आ जाएगा 10 ओम, तो इसका आंसर A हो जाएगा। ओके, अब फिर से ब्रिज दिया है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पूछ रहा है। यहाँ पर भी देखो ऊपर 3:4 और नीचे का रेशियो 6:8, ये भी 3:4 हो गया, यानी ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो ये 7 ओम बेकार हो गया, हटा दो इसे। अब ये 3 और 4 सीरीज में है, इफेक्टिव 7, 6 और 8 सीरीज में, इफेक्टिव 14। अब ये 14 और 7 पैरेलल में, तो इफेक्टिव हो जाएगा 7 × 14 अपॉन 7 + 14 यानी 21, 7 से ये गया 3, तो 14/3 यानी D राइट आंसर हो गया। फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज है और आपसे फिर से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कह रहा। चारों रेजिस्टेंसेस इक्वल है, और अगर चारों इक्वल होंगे, मान लो ये R के हैं तो इफेक्टिव भी R हो जाता है। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, तो ये बैलेंस्ड है, बीच वाला हट जाएगा और चारों का इफेक्टिव 20 ही आ जाएगा, तो राइट आंसर D हो गया। ओके, अब फिर से यहां पर देखो A और C के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह रहा, ऊपर का रेशियो 2:2 यानी 1, नीचे का 4:4 यानी 1, तो बीच का 7 ओम हटा दो। अब ऊपर वाले का इफेक्टिव 4, नीचे वाले का, ये दोनों सीरीज में है 8, 4 और 8 पैरेलल में है, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4 × H R1 R2 अपॉन R1 + R2 यानी 12, 4 से ये गया 3, आंसर होगा 8/3 यानी D। Next, a circuit consisting of 5 resistors, each of resistance R forming a Wheatstone bridge. What is the equivalent resistance of circuit? अगर सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, सब R के हैं, तो इफेक्टिव भी कितना होता है R होता है। और ये शायद ये भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो चलो आंसर हो गया इसका B। ये भी वैसा ही है, सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं, सब 50-50 ओम के, तो ये बीच वाला हट जाएगा और इफेक्टिव फिर 50 ओम ही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A।
यहां पर भी वही है, देखिए इसने पूछा खैर ये करंट आई कितनी है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है और सारे रेजिस्टेंस बराबर, इफेक्टिव कितना हो गया 5 ओम। ये 5 ओम और ये 5 ओम पैरेलल में, तो इफेक्टिव हो गया 5/2 ओम। अब 25 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस है 5/2, तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की करंट टोटल बैटरी भेजेगी, तो 10 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सिमेट्रिक सर्किट, यहां देखो, यहां पर हम सिमेट्री यूज कर रहे हैं। सिमेट्री क्या है और कैसी सिमेट्री है इसमें, ये देखो करंट मान लो यहां ए से जाना है और बी से निकलना है इस तरीके से, ठीक। ए की साइड से जब मैं इस डायग्राम को देखता हूं तो जैसा दिखता है, अगर मैं बी की साइड से आके देखूंगा ना तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। कहने का मतलब है कि जिस ऑर्डर में और जैसे रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट इस साइड से है, वैसा ही अरेंजमेंट उधर से भी है, ठीक। इवन यहां पर अगर आप बीच से ऐसे कट मार दो इस तरीके से, तो वो हाफ और ये हाफ एकदम आइडेंटिकल है और ये सुपर इंपोज हो जाएंगे एक दूसरे पे, हो जाएंगे ना। इसको हम कहते हैं, या मैं कहता हूं इसे रिवर्स सिमेट्री, ठीक। और ए की तरफ से जैसे ये वाला वायर है, बी की तरफ से ये वाला वायर है, इन दोनों को कहेंगे रिवर्स सिमेट्रिक वायर्स। रिवर्स सिमेट्रिक वायर्स में सेम करंट होती है, यानी अगर इसमें करंट है I1 की, तो इसमें भी कितनी होगी I1 की। ऐसे ही ए की तरफ से जैसे ये वाला वायर है, बी की तरफ से ये वाला वायर है, तो ये दोनों भी रिवर्स सिमेट्रिक वायर्स हैं। इसमें करंट है अगर I2 की, तो इसमें भी होगी I2 की। अगर इसका I1 इसी में जाना है, इसका I2 इसी में जाना है, तो आप ज्वाइंट को ऊपर कर सकते हो, ऐसे अलग कर दो, ठीक। या I1 इसमें गया, वो उसमें गया, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से कोई फर्क, ये ज्वाइंट से कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाले को, ये 1 ओम और ये 1 ओम अब सीरीज में आ गए, इफेक्टिव 2 ओम। ये 2 ओम और ये 1 ओम पैरेलल में, तो इफेक्टिव हो जाएगा 2/3 ओम। 2 × 1/2 + 1 यानी 2/3 ओम, ठीक। नीचे ये दोनों सीरीज में होगा, ये हो गया 2 ओम। तो अब मैंने इसको दोबारा बना देता हूं, यहां पे नीचे वाला ये है 2 ओम, ऊपर ये जो गया है ये A और ये B, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 2/3 ओम और ये नीचे 2 ओम, ये तीनों सीरीज में है। तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 + 2/3 यानी 8/3। तो इस पूरे का जो इफेक्टिव हो गया, ये ऐड कर दो, 8/3 ओम हो गया। अब 8/3 ओम और 2 ओम ये पैरेलल में है, तो हम R इफेक्टिव लगा देते हैं, फॉर्मूला 8/3 × 2 / 8/3 + 2। 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आ गया 16 और नीचे आएगा 8 + 6 यानी 14। 8/7 आ गया, ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओके। अब यहां देखो इसने कहा है कि दो सेल्स हैं सेम ईएमएफ के, लेकिन रेजिस्टेंस R1 और R2 है, R1 बड़ा है, तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो चलो मैंने ये कनेक्ट कर देता हूं, ये भी E है, ये भी E है, ये R1 है, ये R2, ठीक। पहला वो, दूसरा ये। अभी कह रहे व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ऐसे क्लोज कर दिया। कह रहे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है इस सेल के अक्रॉस, ठीक। आप जानते हो कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली इसके अंदर होता है, तो जब हम सेल के अक्रॉस बात करते हैं उसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल की, तो ये हाँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और ये निगेटिव टर्मिनल है, और ये कह रहा है कि अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो अब मान लो इसमें I की करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक। तो मैं जरा यहां से यहां तक आता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करता हूं, तो ये डिफरेंस आएगा -IR और ये आ जाएगा +E, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया E - IR1, ठीक।
और आपको वैसे भी याद होगा कि अगर सेल कोई करंट सप्लाई कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होता है, ठीक है। अगर करंट ले रहा है यानी चार्ज हो रहा तो E प्लस आई आर होता है, और अगर करंट जीरो है तो E होता है। तो यहां पर है E माइनस आई आर वन, जिसको ये कह रहा जीरो है, यानी I की वैल्यू हो गई E बाई आर वन, यानी इस सर्किट में करंट कितनी है, E बाई आर वन, ठीक। अच्छा, वैसे अगर आप देखो तो जब एक लूप होता है तो इसमें जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं सब सीरीज में होते हैं, क्योंकि सबसे सेम करंट होती है। तो इस सर्किट का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, और टोटल ईएमएफ कितना है, E प्लस E यानी 2E। तो आप करंट को लिख सकते हो यहां से 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। अब यहां से E और E कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आएगा R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R1। तो कैपिटल R हो जाएगा R1 माइनस R2। तो राइट आंसर हो गया, सही किया ना, 2R1, ठीक है। R1 माइनस R2 यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहां पर देखिए दो सेल्स हैं और बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक, और इन्हें पैरेलल में लगा के 5 ओम लगा दिया है। आपसे कह रहा है करंट इसमें से कितनी जाएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सेल्स का इफेक्टिव लगा देते हैं, यानी दोनों की जगह एक ही सेल लगाएंगे। ये लगा दिया हमने, ये 5 ओम हो गया, ठीक। अब इफेक्टिव ईएमएफ मान लो E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, दोनों का फॉर्मूला हमें याद है, ये दोनों सेम पोलैरिटी में है। सेम पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव कनेक्टेड हो पैरेलल में तो सेम पोलैरिटी होता है, और सीरीज में अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड हो तो सेम पोलैरिटी होता है, ठीक। चलो अब देखो E का फॉर्मूला क्या होता है, E होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक। तो E1 बाई R1 रेजिस्टेंस 2 ओम था, अपॉन E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 2 और 2 1, 2 और 2 1, तो 1 प्लस 1 ऊपर हो गया 2, और नीचे हाफ प्लस हाफ 1, यानी 2 वोल्ट ही इफेक्टिव वोल्टेज हो गया, वोल्टेज नहीं इफेक्टिव ईएमएफ, ठीक। और R क्या होता है, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला वही होता है जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का होता है, यानी R इक्वल टू होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी 4, तो ये हो गया 1 ओम, ठीक। अब देखिए ये 5 और 1 टोटल रेजिस्टेंस इस लूप का हो गया 6, ईएमएफ 2, तो करंट हो जाएगी इसमें I इक्वल टू 2 बाई 6 यानी 1 बाई 3 एम्पियर। तो 1 बाई 3 एम्पियर डी हमारा राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो क्या कहा, इसने कहा है कि एक जो ईल होती है, आपको पता होगा मेडिकल के स्टूडेंट्स को वैसे ही पता होता है कि जो ईल होती है ये झटका मारती है, यानी ये बिजली प्रोड्यूस करती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में यही दिया है कि जो ईल है इसकी बॉडी में इलेक्ट्रोप्लेट्स होती हैं, और हर इलेक्ट्रोप्लेट एक सेल के जैसी है, ठीक। और ये इस सेल का जो इलेक्ट्रोप्लेट का सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम होता है, और जो ईएमएफ है ये 0.15 वोल्ट होता है। इस ईल में टोटल ऐसे 5000 सेल्स हैं, जिनमें 100 रोज हैं और हर रोज में फिर 50 सेल्स हैं। एक रो में टोटल कितने सेल हैं, 50 सेल, ठीक। और इसके बाहर का जो भी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो इसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, बाहर वाटर ही है, उसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, द करंट एंड ईल कैन प्रोड्यूस इन वाटर इज, इसमें कितनी करंट जाएगी, ठीक। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि जो सारे सेल्स हैं इसका इफेक्टिव कितना है। अब एक रो में सारे आइडेंटिकल लगे हुए हैं, कितने, 50, ठीक। जब सीरीज में सेल्स लगे होते हैं तो जो इफेक्टिव आएगा एक रो का, ठीक, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 ये होता जाएगा।
तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 50, यानी कितना हो गया 0.15 इंटू 50, ये हो गया 7.5 वोल्ट। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 0.25 है, और सब सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे क्योंकि सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाता है। तो 0.25 को ऐड करना है 50 टाइम्स, तो 0.25 इंटू 50 कितना हो गया 12.5 ओम। तो ये हो गया 12.5 ओम। ये तो केवल एक ब्रांच का इफेक्टिव हो गया। अब ऐसी 100 रोज पैरेलल में, ठीक, जब आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना वो चेंज, सॉरी जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो चेंज नहीं होता, वो उतना ही रह जाता है। ठीक, तो ऐसे अगर 100 पैरेलल में होंगे तो ओवरऑल जो ई इफेक्टिव आएगा ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट। लेकिन जो आर इफेक्टिव हो जाएगा उसके लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो इफेक्टिव आर बाई एन हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 12.5 अपॉन 100 यानी 0.125। ठीक, तो ओवरऑल ये जो पूरी ईल है ये कैसा बिहेव कर रही है, एक बैटरी की तरह जिसका ईएमएफ है 7.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.125 ओम, और बाहर कितना लगा हुआ है 500 ओम। तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो 500 के आगे उसकी कुछ औकात ही नहीं है, उसे तो आप जीरो मान सकते हो। ठीक, पूछा है करंट कितनी जाएगी, तो टोटल रेजिस्टेंस भी करीब करीब 500 हो गया, तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ यानी 7.5 अपॉन 500। कायदे से लिखना चाहिए 500.125, लेकिन उतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कौन करेगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर 7.5 है, तो ये हटाया हमने, ये जीरो कर दिया। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है। ओह, हमने ये मिस्टेक कर दी यहाँ पे कि एक रो में एक्चुअली 50 नहीं है, टोटल 5000 इलेक्ट्रोप्लाग्स हैं, यानी एक रो में 5000 सेल्स हैं। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। एक रो का जब हम इफेक्टिव निकालेंगे तो ये 0.15 इंटू, एक मिनट अब मैं इसे रब कर लेता हूं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके, चलिए, एक रो में 50 नहीं एक्चुअली 5000 सेल्स हैं। ठीक, अब एक रो में जितने भी सेल्स हैं सब आइडेंटिकल हैं। ठीक, सबका ईएमएफ ई है, और जब सीरीज में होते हैं ना सेल्स, ठीक, तो सबका ईएमएफ सीधे ऐड हो जाता है अगर सबकी पोलैरिटी भी सेम हो, जो सेम है। तो एक रो का अगर आप इफेक्टिव देखोगे तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 0.15, ये इसका इफेक्टिव ईएमएफ हो गया। कितना हो गया, ये पॉइंट गया, ये 2, और ये हो गया 750 वोल्ट। तो ये जो है ये 750 वोल्ट है। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 यही सीरीज में लगता है। एक का रेजिस्टेंस है 0.25 और टोटल है 5000, तो फिर से 2 जीरो का ये गया 50, 25 इंटू 5 तो 1250 ओम। तो ये रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा आ गया 1250
ओम आ गया। ठीक, अब ऐसे 100 सेल्स पैरेलल में, ठीक, जब पैरेलल होता है ना और आइडेंटिकल सेल्स का पैरेलल होता है तो इफेक्टिव ईएमएफ चेंज नहीं होता, यानी जब ओवरऑल देखोगे तो ये 750 वोल्ट ही रहेगा। ठीक, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है उसके लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला ही अप्लाई हो जाता है, और अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस वो भी 100 पैरेलल में है तो एक रेजिस्टेंस अगर R है तो इफेक्टिव हो जाएगा R/100, यानी ये हो जाएगा R 1250 आया था, इसमें 100 तो 12.5 ओम। ठीक, ओके, 0.25 into 5000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ओवरऑल जो पूरी ईल है वो कैसा बिहेव कर रही है कि 750 वोल्ट इसका वोल्टेज है और 12.5 ओम ये इसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस तो देख रहे हो अभी 500 ओम के कंपैरिजन में काफी कम है, तो जो करंट आएगी आई ये आप लिख सकते हो 750 अपॉन 500 अप्रोक्सीमेटली, वैसे लिखना चाहिए 512.5। ठीक, तो इससे ये गया, ये हो जाएगा 3/2 एम्पियर, यानी 1.5 एम्पियर ए राइट आंसर होना चाहिए। ओके, तो हमने सही किया था, 12.5 ओम हमने जरूर निकाला है लेकिन वो काफी कम है तो उसे हमने लीव कर दिया, अप्रोक्सीमेशन ले लिया। वैसे आपको इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए था। मान लो एक रो में हर एक सेल E, R का है, ठीक, बल्कि पूरे ऐसा जो कॉम्बिनेशन है हर एक सेल E, R का है। N1 एक रो में टोटल सेल्स है और N2 नंबर ऑफ रोज है। ठीक, तो जो E इफेक्टिव हो जाता है वो हो जाता है N1E, लेकिन जो R इफेक्टिव हो जाता है वो होता है N1R/N2। N1 क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, और N2 क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक, तो इससे आप सीधे भी फॉर्मूला अप्लाई करके E इफेक्टिव और R इफेक्टिव निकाल सकते थे। E इफेक्टिव सीधे आ जाता कितना, N1 इंटू E, N1 यानी कि 5000 इंटू E यानी कि 0.15, और R इफेक्टिव कितना आ जाता, तो N1R, N1 यानी 5000, R यानी 0.25 अपॉन N2, N2 है 100 नंबर ऑफ रोज, तो ये हो जाता R इफेक्टिव। ठीक, ओके, खैर आगे देखते हैं एनर्जी एंड पावर के अब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द हीट एमिटेड बाय ए बल्ब ऑफ 100 वाट इन 1 मिनट। हीट एमिटेड बाय बल्ब, और आंसर आपको जूल में दे रखा है, तो डेल्टा H इक्वल टू होता है पावर इंटू डेल्टा टी। पावर अगर कांस्टेंट हो तो P डेल्टा टी, अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन P dt, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट ही है। तो P है 100, और जब वाट में आपने पावर को लिखा है तो टाइम आपको सेकंड में लिखना चाहिए। ठीक, क्योंकि वाट जूल पर सेकंड होता है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो ये आएगा 6000 जूल, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 वाट हीटर इन 2 मिनट इज इक्वल टू, तो ये हो गया 100 जूल पर सेकंड कर देते हैं इसे वाट को, टाइम को सेकंड में पुट करते हैं 120 सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, और ये जो आपका आंसर आया एक्चुअली जूल में आ गया, आपको किस में चाहिए, कैलोरी में, तो आप 4.2 से डिवाइड कर दो। ठीक, अब ये हो गया कैलोरी में, ये हो जाएगा 12000 अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक, और 3 जीरोज हैं तो इसको हटा के हम किलो कैलोरी कर सकते हैं, तो मैंने किया 12 अपॉन 4.2 किलो कैलोरी। अब 12 अपॉन 4.2 ये 3 से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। आप चारों ऑप्शंस को देख लो, मैं डिवाइड नहीं करूंगा, ऐसे ही आंसर बता सकते हैं, बाकी सब बहुत बड़े हैं, यही है जो 3 से छोटा है थोड़ा सा। ठीक, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बैटरी इज चार्ज एट ए पोटेंशियल 15 वोल्ट फॉर 8 आवर व्हेन द करंट फ्लोइंग इज 10 एम्पियर। अच्छा,
इसके बाद जब डिस्चार्ज करते हैं तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो होती है 15 आवर तक और वोल्टेज रहता है 14। कह रहा वाट आवर एफिशिएंसी क्या है? वाट आवर ये टोटल एनर्जी की यूनिट होती है वाट आवर। तो आउटपुट वाट आवर अपॉन इनपुट वाट आवर, यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक, तो पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100 ये हमें पता करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आउटपुट वाट आवर पावर की नहीं, सॉरी, ये वर्क डन की या एनर्जी की यूनिट होती है। तो आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इंटू 100 ये हमारा क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगी। अब आउटपुट एनर्जी कितनी है? तो पावर इंटू टाइम, पावर क्या होता है? V इंटू आई, तो V आई इंटू टी ये आउटपुट पावर हो गई। कितनी है ये? V है 14, I है 5 और टाइम कितना है? 15 आवर्स। तो हम इसी में पुट करते हैं इसे 14 इंटू 5 इंटू 15 आवर में ही पुट करते हैं, क्योंकि जिसे डिवाइड करना है वो भी आवर में ही है। अपॉन वो कितना है? V 15, I है इसका 10 और टाइम 8 आवर इंटू 100 कर दो। ठीक, VIT ये टोटल एनर्जी की यूनिट हो गई। तो VIT आउटपुट का लिखा है, VIT इनपुट का लिखा है, 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 15 से 15 कैंसिल और 10 से ये भी चला गया, 2 से ये जाएगा तो 4 और 2 से ये गया तो 7। ठीक, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 350/4। ये 2 और ये हो जाएगा 175। तो 175 का हाफ 87.5% ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two resistance filaments of same length are connected first in series and then in parallel. Find the ratio of power dissipated in both cases assuming that equal current flows in the main circuit. यानी आप करंट सेम सप्लाई कर रहे हो, एक बार आपने दो रेजिस्टेंसेस को, वो भी इक्वल है, ऐसे सीरीज में लगा दिया है। ठीक, तो इफेक्टिव कितना हो गया? 2R। तो पावर कितनी कंज्यूम होगी यहाँ पे? ये हो जाएगी I² इंटू 2R। और दूसरी बार में आपने क्या किया? करंट तो I की भेजी लेकिन दोनों को पैरेलल में लगा दिया है। इफेक्टिव कितना हो गया? R/2। तो आउटपुट इस पावर इस टाइम कितनी हो जाएगी? ये होगी I² R/2। आपसे कह रहा है दोनों का रेशियो कितना होगा? ठीक है, P1/P2 कीजिए, 4 आ जाएगा। पहले सीरीज में कनेक्ट किया था फिर पैरेलल में, तो ठीक है, पहले सीरीज फिर पैरेलल। द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन बोथ केसेस एज्यूमिंग दैट इक्वल करंट फ्लोज इन द मेन। तो रेशियो आएगा P1/P2, ये 4/1 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? 60 वॉट का लैंप है और 120 वोल्ट पे काम कर रहा। तो P इक्वल टू होता है VI। यहां से आप करंट निकाल सकते हो 60/120 यानी हाफ एम्पियर, यानी पर सेकेंड कितना चार्ज पास हो रहा? हाफ कूलाम्ब का। ठीक, तो पूछा कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो Q इक्वल टू N ही होता है। पर सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा, पर सेकेंड जो चार्ज पास हो रहा है वो Q है, पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो N है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो N हो जाएगा Q यानी 1/2 अपॉन E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, इक्वल टू, अब 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओ तो इसे आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसे मैं 18 कर देता हूं, यहां 10 कर देता हूं, 2 से ये गया 5। ठीक, 1.6 से 5 में डिवाइड करोगे तो 16 3 जा 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4.8 आएगा, यानी ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁻18 ऐसा आना चाहिए। ऑप्शंस को देख लो, वही है 3.12 इंटू 10⁻18। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल रॉड कंज्यूम्स पावर P ऑन पासिंग करंट इफ। अब देखो इस क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं किया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रॉड है और
करंट पास करने पे P की पावर वो कंज्यूम कर रही है। ठीक, और अब इस रॉड को हम कट कर देते हैं दो हाफ में, इन दोनों को पैरेलल में लगा देते हैं। तो अब ये कितना पावर कंज्यूम करेंगे? क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं है कि जैसे इसके पीछे के क्वेश्चन में किसने कहा था कि मेन करंट आई है सेम रहती है, तो यहां पे दोनों केस में, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, करंट सेम है या वोल्टेज सेम है, ये चीज क्लियर नहीं किया है इसने। अगर क्लियर नहीं किया है तो वोल्टेज ही करना। अगर आपको बताता नहीं है कि हम दोनों केस में सेम क्या रख रहे हैं तो आप वोल्टेज रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल केस वोल्टेज का ही है। आप अपने घर में या कहीं भी एक्सपेरिमेंट करते तो आपके पास वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स नहीं होता। इसीलिए अगर आपको ना दे तो आपको ये मान लेना है कि वोल्टेज सोर्स सेम है। यानी कि अगर यहां पर आपने V का वोल्टेज अप्लाई किया था तो यहां पर भी कितना अप्लाई किया है? V ही अप्लाई किया है। अब इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो आधे का रेजिस्टेंस होगा R/2, R/2 पैरेलल में, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। ठीक, इनिशियली जो पावर थी वो हो जाएगी V²/R, और जो फाइनली पावर है वो हो जाएगी V²/R/4। ठीक, तो अगर आप रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो सॉरी, आपसे क्या पूछा है इसने? अच्छा, फाइनल पावर पूछा है कितनी है, तो V²R/R को आप PI लिख सकते हो, तो 4 टाइम्स PI। PI को इसने P लिखा है तो 4P, तो फाइनल पावर होगी 4P। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि यहां पे इसने 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं और सबकी पावर सेम है, सिर्फ सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनके रेजिस्टेंसेस में क्या रेशियो होना चाहिए? चलो देखते हैं। ये दोनों पैरेलल में है ना, तो दोनों का वोल्टेज सेम है। अगर ये वोल्टेज V है तो ये भी है। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, जहां V रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है। तो अगर दोनों की पावर सेम है, वोल्टेज सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। यानी अगर मैं R2 को लिखूं R, तो R1 भी क्या है, R3 भी क्या है, ये भी R है। तो पहली चीज आ गई कि R2 और R3 बराबर है। ठीक, अब देखो, मान लो यहां करंट I की आ रही है, रेजिस्टेंसेस इक्वल है, पैरेलल में है, तो इसमें भी करंट I की होगी, तो इसमें करंट भी 2I की होनी चाहिए। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी I²R, यानी 4I²R1। ये इसकी पावर हो गई, और ये पावर भी इसकी पावर के बराबर है, और इसकी पावर कितनी है? I²R, या I²R2, कुछ भी लिख सकते हो, मैं R ही लिख देता हूं। I² कैंसिल, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा R/4। ठीक, तो R2 और R3 बराबर है, लेकिन R1 बराबर नहीं है, तो A तो रॉन्ग है। ठीक, R1 इक्वल टू R2 प्लस R3 ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ये दोनों R और R हैं, जबकि ये R/4 है, तो ये भी गलत है। ठीक, R2 R3 इक्वल है एंड R1 इक्वल टू R2/4, तो R1 R/4 है और R2 भी R ही है, तो ये करेक्ट है, यानी C राइट आंसर है इसका। Okay, next question. Two heater wires made of same material having the same length and the same radius are first connected in series. सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है और सेम रेडियस है, यानी दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक, और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो एक मान लो R है तो दूसरा भी क्या है? एक R तो दूसरा भी R। अब दोनों को जब सीरीज में लगाओगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। ठीक, और एक पोटेंशियल डिफरेंस मान लो हमने V का अप्लाई कर दिया, तो पावर कितनी कंज्यूम हो जाएगी? इसको इसने कहा है पहले वाले को एक HS और दूसरा HP, तो H सीरीज वाला है V²/2R, और H जो पैरेलल वाला है, जब दो रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में लगाओगे R और R के, तो इफेक्टिव हो जाएगा R/2। ठीक, तो पावर कंज्यूम हो जाएगी V²/R/2, यानी 2V²/R। दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? डिवाइड करके देखो, 1/4, यानी C राइट आंसर हो गया।
HS/HP निकालना है, T हो गया। ओके नेक्स्ट, मैंने करंट इज पास्ड इन ए कंडक्टर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर जाता है। ओके एक वायर में आपने करंट फ्लो कराई कुछ देर तक तो 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि अगर करंट को 3 टाइम्स कर दें तो भाई जो पावर है ये I²R होती है, उतने ही टाइम के लिए फिर करंट फ्लो कराइए लेकिन 3 टाइम्स, तो आपने पावर 9 टाइम्स कर दी है, क्योंकि करंट 3 टाइम्स हुई तो I² 9 टाइम्स तो पावर भी 9 टाइम्स, तो टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई वो भी 9 टाइम्स हो गई, तो टेम्परेचर भी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आंसर 5 का 9 टाइम्स यानी 45 होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन। ओके असर्शन में कह रहा है करंट इज पास थ्रू ए मेटेलिक वायर सो दैट इट बिकम्स रेड हॉट। ओके तो ये मान लो ये मेटेलिक वायर है और हमने इसमें ऐसे बैटरी लगा दी और ये एकदम रेड हॉट हो गया। तो जब गर्म होता है ना वायर, कंडक्टर वायर, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे है अभी फिलहाल। अब इसने क्या किया है कि इतू पोर्शन को इसने पानी में डाल दिया और ये क्या कह रहा है कि जो बाकी का पोर्शन है वो और गर्म हो जाएगा। जब इतने को आपने पानी में डाला तो ये ठंडा हो गया, ये ठंडा हुआ तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका कम हुआ तो पूरे सर्किट का कम हो गया, क्योंकि इसका मान लो रेजिस्टेंस है R तो इसका भी कितना है R, टोटल रेजिस्टेंस कितना था 2R, लेकिन अब जब आपने इसे पानी डाल दिया और ये ठंडा हो गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया कम, तो टोटल रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, ये अब 2R से कम हो गया। जब टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगी, करंट जब बढ़ जाएगी तो इस पोर्शन में देखो पहले पावर थी I²R और अब जब करंट बढ़ गई तो जाहिर सी बात है यहां जो पावर कंज्यूम हो रही है वो बढ़ जाएगी, तो ये वाला और गर्म हो जाएगा। यही चीज इसने असर्शन में लिखी हुई है, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में क्या दिया है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही बात है कि कंडक्टर वायर है, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और सारा झंझट जो कुछ भी हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, तो इसे हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन में काउंट करेंगे। रीजन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर होगा A। ओके डिस्कशन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चंस आपने देखा बहुत से क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं, तो यहां पर भी मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आपके लिए ये उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको आपकी क्वेरीज के आंसर मिल सके और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको कहीं और नहीं देखना पड़े, ठीक। और physicsolics.com इस पे हमारा सारा स्टडी मटेरियल है, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। और अगर प्रत्येक सत्र पढ़ना है तो अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में, तब तक के लिए टाटा।